दोस्तों, इस बार आपको सीटेट पास करने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। अब आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब हम आपको 2024 से लेकर के 2011 के सभी पेपरों के पैटर्न को और किन शब्दों से प्रश्न गलत और किन किन शब्दों से सही होते हैं, आपको आसान भाषा में समझा देंगे। दोस्तों, चलिए इस क्लास में हम 2019 की ईवीएस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले की सभी वीडियो के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला है वृत्तांत, दूसरा है कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आपको व्याख्या करने की बात करे कोई ऑप्शन, उसे आप आंखें बंद करके काट दीजिए। यानी जब भी कोई ऑप्शन व्याख्या की बात करेगा, वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। और यहाँ सही पूछा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा। ए और बी ये दोनों सही हैं, व्याख्या शब्द वाले ऑप्शन गलत हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। पहला है बच्चे में सृजनात्मकता का विकास करना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी सही है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला है निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। पहला है अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। पहले बच्चों को हम उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में वो जानते हैं, उसके बाद हम उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो बच्चे नहीं जानते हैं। ऐसे ही ये दोनों ऑप्शन भी उल्टे दे रखे हैं। पहले स्थानीय के बारे में बात करेंगे, उसके बाद वैश्विक, और पहले मूर्त चीज़ें यानी जो दिखती हैं चीज़ें उनके बारे में, फिर उसके बाद अमूर्त चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ मूर्त होगा। अगला है पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि पहला है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। दूसरा है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। तीसरा है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। चौथा है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। दोस्तों, हमने इससे पहले की वीडियो में भी आपको बताया है कि जब भी कोई ऑप्शन अनुशासनहीनता या अनुशासन को बनाने की बात करेगा, वो हमेशा गलत होगा। और हम पाठ्यक्रम को समय से पूरा करने का हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं होगा। जब भी आपको अनुशासन और पाठ्यक्रम ये दोनों शब्द दिखाई दें, आप उन ऑप्शनों को काट दीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा, बी और सी। दोस्तों, ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिकें याद रखने से पेपर करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। हम गारंटी लेते हैं, अगर आपने इन छोटे छोटे शब्दों को याद रख लिया तो इस बार पेपर आपका 100% पास होगा। अगला है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। पहला है परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र और कक्षा। दोस्तों, ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ये पर्यावरण अध्ययन के सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। अगला है एक कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है, जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक पहला है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। दूसरा है बच्चों की क्रियाकलाप में संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है।
बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। चौथा है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। दोस्तों, इसमें 3 ऑप्शन पॉजिटिव हैं, यानी ये तीनों ऑप्शन इसके हिसाब से सही हो सकते हैं, हम इनको गलत नहीं कर सकते। दोस्तों, लेकिन जब भी आपको एक से अधिक ऑप्शन पॉजिटिव दिखाई दें, तो जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की जाती हो, वही ऑप्शन सबसे सही होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक होगा। दोस्तों, आकलन का साधन नहीं है। पहला है, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परीक्षण, यानी परीक्षाओं को हम कभी भी सबसे अच्छा आकलन का तरीका नहीं मानते हैं। जब भी आपको किसी भी परीक्षा के बारे में बात की जाए, उस कथन को आप हमेशा गलत समझिए, और अगर सबसे अच्छा आकलन का तरीका पूछा जाए तो सबसे बेस्ट तरीका पोर्टफोलियो होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में, दोस्तों यहाँ शब्द होगा नहीं करना चाहिए, यानी इनमें से कौन सी एक चीज़ आकलन के रूप में नहीं करनी चाहिए। पहला है, आकलन के संकेतों का उपयोग, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में हमें नहीं आंकना चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक शब्द दे रखा है पाठ्य पुस्तक। अब हमने बताया था कि आपको जब भी पाठ्य पुस्तक शब्द दे रखा हो, वो कथन हमेशा गलत होगा, लेकिन यहाँ पाठ्य पुस्तक को पूरा करने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ बात की जा रही है जो लास्ट में चीज़ें दे रखी हैं उस पर चर्चा के बारे में, इसीलिए ये कथन भी सही माना जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। पहला है, बसंत गौरी, मैना, उल्लू, कौआ। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मैना। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, लेकिन सबसे पीछे अपनी गर्दन उल्लू कर सकता है। ये 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। दोस्तों, आयोग इस तरह के प्रश्न पूछना बंद कर दिया है इस समय। अगला है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। पहला है, कछुआ, घड़ियाल, कौआ, बतख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, कौआ। बाकी ये तीनों जल में रहते हैं, कौआ जल में नहीं रहता है, बल्कि उड़ता भी है, पक्षी भी है। किसी भी आधार पर आप इसको अलग कर सकते हैं। दोस्तों, आयोग इस समय ऐसे प्रश्नों को कम ही पूछ रहा है। अगला है, दोस्तों राज्य और उनके द्वारा खाए जाने वाले प्रसिद्ध भोजन के बारे में मिलान करना है। हमने इसके ऑप्शन छोड़ दिए हैं, आप सीधा सीधा मिलान कर लेते हैं। हांगकांग में खाया जाता है पका हुआ सांप, और केरल के लोग खाना पसंद करते हैं किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, और कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली, और गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, और छोले भटूरे खाना पसंद करते हैं पंजाब के लोग। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है, में रहते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है, राजस्थान में ऐसे ही घर पाए जाते हैं। दूसरा है, मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये कथन गलत है, बांसों के खंभों पर घर मनाली में नहीं बल्कि असम में बनाए जाते हैं, और लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है, राजस्थान और लेह में इसी तरह के घर पाए जाते हैं, और बांसों के खंभों के घर असम में, यानी दूसरा कथन गलत हो गया।
इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। अगला है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, ये सभी कथन एनसीईआरटी की कक्षा 3 में दे रखे हैं। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। दूसरा है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। दोस्तों, ये कथन गलत है। ये केवल 100 किलोग्राम पत्तियां ही खाता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इनके शरीर को इससे ठंडक मिलती है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, सी डी ए। अगला है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? पहला है शकरकंदी मूली हल्दी, गाजर चुकंदर मूली, चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, गाजर चुकंदर और मूली ये जड़ों का समूह है। अगला है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। पहला है राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला है, दोस्तों, आयोग पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के प्रश्न नहीं पूछ रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर हैं? पहला है सूर्यमणि, कणम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम, बचेंद्री पाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला है, उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह बीमारी कौन सी है? पहला है चिकनगुनिया है, डेंगू है, मियादी बुखार है या मलेरिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ये मलेरिया की बीमारी है। अगला है, निपेंथिस यानी घटपर्णी पौधा वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। दोस्तों, ये कथन गलत है। ये छोटे कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि मेंढक, सांप जैसे जीवों को भी खा सकता है। चौथा है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों, ये भी कथन गलत है क्योंकि ये मोहक आवाज़ नहीं बल्कि मोहक खुशबू छोड़ता है। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। ए और बी कथन सही हैं, सी और डी दोनों कथन गलत हैं। अगला है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, गुजरात में स्थित है। अगला है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। पहला है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। दूसरा है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। दोस्तों, अगर आपको ऐसे प्रश्न याद नहीं भी हैं तो इनको करने का एक तरीका होता है। कर्नाटक इसमें कॉमन है, कर्नाटक इसमें कॉमन है, कर्नाटक इसमें भी कॉमन है, यानी 3 बार कर्नाटक है तो कर्नाटक तो होगा ही। दूसरा देख लो, केरल इसमें कॉमन है, केरल इसमें भी कॉमन है, केरल इसमें भी कॉमन है तो केरल भी इसका होगा। और देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश इसका कॉमन है, आंध्र प्रदेश भी कॉमन है और आंध्र प्रदेश, यानी ये 3 सबसे अधिक बार कॉमन है। तो इसका सही जवाब वो होगा जिसमें कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश हो। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। दोस्तों, ये ट्रिक 90% सही निकलती है। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर इस प्रश्न में नहीं शब्द नहीं होता तो इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा होता, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शनों से एक ऑप्शन बहुत ही अधिक बड़ा है, तो उसके 99% सही होने के चांस होते हैं। अब ऑप्शन में नहीं पूछा है तो हमें ऑप्शनों को दोस्तों अब प्रश्न में नहीं पूछा है तो हमें ऑप्शनों को देखना पड़ेगा। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। दूसरा है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तीसरा है विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। चौथा है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा कथन गलत है। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। अब बच्चे 1 से 5 तक के हैं तो हमें सटीक संख्यात्मक कौशल विकसित करने की जरूरत नहीं है। अगला है चिरुआ नाच कहाँ के लोग करते हैं? मणिपुर के, मेघालय के, झारखंड के, मिजोरम के। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, मिजोरम के लोग करते हैं। अगला है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पहला, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। दोस्तों, जब भी आपको बाल केंद्रित शब्द दिखाई दे, बाकी और किसी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी ऑप्शन पर टिक लगा के आगे बढ़ जाइए। इससे आपका एग्जाम में समय बचेगा। अगला है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। पहला है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। दोस्तों, यहाँ चारों ही ऑप्शन पॉजिटिव हैं और इससे पहले हमने आपको बताया था अगर एक से अधिक ज़्यादा ऑप्शन पॉजिटिव होते हैं तो आपको जिस ऑप्शन में सबसे अधिक चीज़ों के बारे में बात की जा रही है वही सबसे सही जवाब होगा। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। दोस्तों, हम आपको ऐसे ही चीज़ें बताते हैं जिससे कि आपका एग्जाम आसानी से पास होगा। अगला है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पहला है कक्षा 1, 3 और 5 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। दूसरा है कक्षा 1, 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन यहाँ से है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। चौथा है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। 1 से 2 की कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? पहला है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। दोस्तों, इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि व्याख्या और परिभाषा ये दोनों ही शब्द गलत हैं। दोनों में से अगर एक भी दे रखा है तो वो ऑप्शन अपने आप कट जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। ए, बी, सी कथन सही हैं, डी कथन गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा
पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है, यानी इनमें से कौन सा एक उप थीम है। ऑप्शन है जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, भोजन। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है, जानवर, परिवार और मित्र की एक उप थीम है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। पहला है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। दूसरा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तीसरा है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने लोग हमारे द्वारा पढ़ाई गई ट्रिकों को सीख चुके हैं। दोस्तों, हमने आपको इतनी आसान भाषा में बताया, क्या आप लोग अब हमारी वीडियो को लाइक नहीं करोगे? चलिए, सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही मस्त और ज़बरदस्त ट्रिक बताते रहेंगे। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।